हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी द टॉपर। एंड आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। सो आई होप अभी तक आप अपने स्कूल्स में आप जाने लगे होंगे। और काफ़ी दिन हो गए मेरे को वीडियो नहीं बनाया मैंने 10-12 दिनों से। तो आई वॉज बिज़ी। मैं पहले आउट ऑफ स्टेशन थी, उसके बाद मैं घर पे आई तो मेरे घर पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था, उसकी वजह से मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी। अभी मैंने ये सोचा, जब मैंने कमेंट्स में देखा तो मैंने देखा कि बच्चे बहुत से कह रहे थे कि आप एमसीक्यू पढ़ा दो दीदी। तो मैंने चैप्टर 1 के कुछ 10 एमसीक्यूज बनाने का ट्राई किया है, ठीक है। तो ये वीडियो आप पूरा देखो, और जो भी आपको लगेगा उसके बाद अगर आपको कोई भी सजेशन वगैरह देना है, कुछ और अगर आपको चाहिए तो आप वो कमेंट में बता देना। आई ट्राई कि मैं वीडियोस बना सकूं। और ज़्यादा बातें ना करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यू रहेगा वो है, हाउ मेनी सेगमेंट्स द सिक्योरिटीज मार्केट हैज़। भाई अब सिक्योरिटी जो सिक्योरिटीज मार्केट है उसके कितने सेगमेंट है। तो इसके 4 ऑप्शन है, 1 2 3 और नन ऑफ द अबव। तो जो इसका आंसर है वो होगा 2। 2 क्यों है? अब कौन कौन से ये जो सेगमेंट है मार्केट के, ये भी आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। अब मैं आपको ट्राई करती हूँ थोड़ा थोड़ा बताने का। प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे इशूअर आता है और अपनी जो सिक्योरिटीज़ है जो भी उसके पास है जनता को देने के लिए, वो सीधे इन्वेस्टर तक पहुंच जाता है, ठीक है। जो इशूअर और इन्वेस्टर के बीच में कनेक्शन रहता है यहाँ पर, और इशूअर को एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि यहाँ पर आके प्राइमरी मार्केट में आके वो अपना फंड रेज कर सकते हैं अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए वगैरह कुछ करने के लिए, ठीक है, जो भी वो करना चाहते हैं। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं मार्केट में। वहाँ पे इशूअर्स कंपनीज नहीं होती हैं, वहाँ पे 2 लोग हैं। जैसे कि मैं एक कंपनी हूँ, मान लो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब मेरे से आप आए, आपका नाम समझ लो नेहा है, आप मेरे पास आए, आपने मेरा एक शेयर खरीद लिया, तो ये तो है प्राइमरी मार्केट, ठीक है। अब नेहा मेरा शेयर ले गई है, अब उसको ये शेयर बेचना है। उसको शेयर मान लो शिवम को देना है, कोई शिवम नाम का इन्वेस्टर है, उसको देना है। तो अब जो ट्रेड होगा जो नेहा और शिवम के बीच में होगा वो कहाँ होगा? वो सेकेंडरी मार्केट में होगा, जहाँ पे 2 इन्वेस्टर्स होते हैं और वो अपने में बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं सेकेंडरी मार्केट में। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन की पूरी मेरी वीडियोस हैं, आप उसको देख सकते हैं। अब हम आएंगे अपने सेकेंड क्वेश्चन पे, जो कि है विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ की इंडिकेटर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। मैंने यहाँ पर आप देखेंगे कहीं 2-3 क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जहाँ पर हम नॉट का यूज़ करें। बिकॉज होता क्या है ना कि हम लोग नोट को पढ़ते नहीं है जब भी। और मैंने सुना है कहीं पर कि मेरे ख्याल से एमसीक्यू में ज़्यादा पेपर बेस्ड होगा इस बार। तो ये जो नॉट है इसको हम लोग छोड़ देते हैं। हम लोगों को जैसे क्वेश्चन दिखाई देता है, हम सोचते हैं हाँ ये तो हमको आता है, और नॉट को इग्नोर करते हुए हम क्वेश्चन का आंसर लगा देते हैं। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नॉट को अंडरलाइन कर लेना, ताकि बाय चांस भी आपके दिमाग से ये नहीं निकले। और उसके बाद ऑप्शन पढ़ेंगे कि भाई इनमें से कौन सा सिक्योरिटीज मार्केट का की इंडिकेटर नहीं है। तो सेकेंडरी मार्केट है हमारे पास, इंडेक्स है, मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड टर्नओवर है। तो भाई जो ये तीनों हैं, इंडेक्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड टर्नओवर, ये सब आपको अच्छे से पता होगा कि ये की इंडिकेटर है। और ये जो सेकेंडरी मार्केट है ये सिक्योरिटीज मार्केट का की इंडिकेटर नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से चीज़ों को पढ़ना भी है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर है सेकेंडरी मार्केट। विच वन ऑफ दीज इज द इंडेक्स ऑफ एनएससी। अब आपको बताना है भाई कि एनएससी का इंडेक्स क्या है, सीएनएक्स निफ्टी, सीएनएक्स 50 इंडेक्स या फिर सेंसेक्स। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करें तो हमारे पास सही आंसर है सीएनएक्स निफ्टी, ठीक है। सीएनएक्स 50 कुछ नहीं होता, इंडेक्स तो वही चीज है जो कि सीएनएक्स निफ्टी होती है। इंडेक्स बेसिकली एक बास्केट है जहां पर जितनी भी कंपनीज उस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं, उन उन सारी कंपनियों के जो सिक्योरिटी जो शेयर्स होते हैं उनके एवरेज प्राइस हमको इंडेक्स में दिखाई देते हैं। और सेंसेक्स बीएसई का इंडेक्स है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर मैं आपको 2 चीजें बता रही हूँ। सीएनएक्स निफ्टी जो है वो इंडेक्स है एनएससी का, एंड जो सेंसेक्स है, ये जो सेंसेक्स है ये है बीएसई का इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये
दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता था, बट मैंने डाल दिया ताकि मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर सकूँ ये चीज़। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी वीडियोस आपको और मिलती रहें। अब हम आएंगे, देखो अभी हमने पढ़ा था कि एनएससी होता है, तभी मैंने आपको एनएससी का फुल फॉर्म नहीं बताया। तो अब आप मुझे बताओ कि भाई एनएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले सारे जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं उनको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद अपना आंसर लगाएंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल सिक्योरिटीज एक्सचेंज, नेशन स्टॉक एक्सचेंज, या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमको पता है, ये 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई इसका आंसर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि कोई आपको पास कोई एमसीक्यू हो जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा, या फिर अगर आप चाहो कि कुछ एमसीक्यू मैं और भी बच्चों के साथ शेयर कर सकूँ, तो आप मुझे भेज सकते हो इंस्टा पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर सकते हो, जहाँ से मैं चीज़ें लेके वीडियोस बना सकती हूँ ताकि आपको हेल्प मिल जाए। अब हम बात करेंगे बीएससी के फुल फॉर्म की। तो बीएससी का फुल फॉर्म के लिए सबसे पहले ऑप्शन क्या है हमारे पास, भारत स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ये। और इसी का इंडेक्स है सेंसेक्स, ठीक है, जो आपको मैंने थर्ड क्वेश्चन में बताया था। अब हम बात करेंगे सेबी के फुल फॉर्म का, और ये थोड़ा डिस्प्यूटेड से है। मैंने एक बार आई थिंक अपने चैनल पे कम्युनिटी पे पोल भी डाला था, तो भी बहुत से बच्चों ने मुझे इसका गलत आंसर दे दिया था। मैंने देखा था कि बहुत से बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको गलती नहीं करनी है चीज़ में, ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल होती है और ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप एफ में पढ़ रहे हो और आपको सेबी का फुल फॉर्म नहीं आ रहा, दैट इज़ वेरी वेरी बैड, ठीक है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि गलत है। स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी गलत है। सही आंसर क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ दीज इज नॉट, ठीक है, नॉट है यहाँ पे। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मार्केट पार्टिसिपेंट नहीं है। तो अगर आपको ये बताना है कि भाई कौन सा मार्केट पार्टिसिपेंट नहीं है, तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि मार्केट पार्टिसिपेंट होते कौन कौन है और ये चीज़ क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं दूसरी दुनिया से उठा के लाए हैं, नो। मार्केट पार्टिसिपेंट वो लोग होते हैं जो मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये 3 लोग हैं, 3 आईज, आप इसको याद रख सकते हो इस तरीके से। इन्वेस्टर, इशूअर और इंटरमीडियरीज। इन्वेस्टर जो शेयर्स खरीद रहा है, इशूअर जो कि कंपनी हो सकती है, ठीक है, जो अपने शेयर्स लॉन्च कर रही होती है मार्केट में, और इंटरमीडियरी हम स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, ऑथराइज पर्सन, इन सबको कह सकते हैं इंटरमीडियरीज। और अब ये तो हो गई भाई, मैंने आपको बता दिया कि जो 3 आईज है यही मार्केट पार्टिसिपेंट है। तो अब बचा क्या, अब बचा डिपॉजिटरीज, ठीक है। तो डिपॉजिटरीज मार्केट पार्टिसिपेंट नहीं है, हमको पता है। और डिपॉजिटरीज का काम क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट में लिखने का ट्राई करना कि आप मुझे ये बता सको कि डिपॉजिटरी क्या करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका एक चैप्टर भी है। आई होप ये आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा कि डिपॉजिटरी क्या होता है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नीट। अब ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपसे अपनी वीडियो में लाखों बार पूछ लिया होगा, तो ये आंसर अब ये मेरा धर्म ही नहीं है कि मैं इसे बताऊं, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट में लिखेंगे, बताएंगे कि नीट का फुल फॉर्म क्या होता है। होलसेल डेट मार्केट कमेंस्ड इट्स सर्विसेज इन। अब भाई हमें पता है कि जो एनएससी है इसके भी 4 सेगमेंट है, 4 मार्केट है, ठीक है। इसको हम ऐसे याद रखते हैं, WDM, CM, FNO एंड करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट, CD सेगमेंट। तो उसमें से जो पहला है होलसेल डेट मार्केट, उसने अपनी सर्विसेज कब कमेंस की थी, कब शुरू की थी। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 टाइम है बेसिकली। और अगर देखो इस क्वेश्चन का आंसर या तो आपको पता है या तो आपको नहीं पता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, कुछ होता है जिसमें हम एलिमिनेट कर लेते हैं, जैसे वो नॉट वाला था तो मुझे पता था कि भाई ये तीनों हैं, तो जो जो बचा है वही आंसर होगा। बट ये क्या है, इसमें आपको डेट याद करनी पड़ेगी। और जब आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिख रहे हो, 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, उसमें भी अगर आप बताओगे कि होलसेल डेट मार्केट ने अपनी सर्विसेज कब कमेंस की थी, तो इट वुड बी बेटर और आपका आंसर और भी अच्छा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जून 1994, ठीक है। और ये सारे डेट्स आपको याद रखनी है, आपके लिए अच्छा होगा। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कैपिटल मार्केट कमेंस इट्स सर्विसेज इन। अब भाई कैपिटल मार्केट भी है जिसकी पूरी बुक हम लोग पढ़ रहे हैं,
उसने अपनी सर्विसेज कब कमेंस करना शुरू करी थी। यहाँ पर भी हमारे पास 4 ऑप्शन है और इसका सही आंसर है नवंबर 1994। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। अगर आपको मुझे कोई भी सजेशन दे रहे हैं तो कमेंट्स में दे सकते हैं। अगर आप कुछ भी चाहते हो कि मैं पीडीएफ शेयर करूं या कुछ भी और पढ़ाऊं तो आप मुझे कमेंट में अपना सजेशन दे सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Hello guys, welcome back to Be The Topper and this is MCQ part 2 of chapter 1 of FMM class 12th। कल ही मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड किया है जहाँ पे हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसको चेकआउट कर लेना। उसमें एक क्वेश्चन भी पूछा है जिसका आंसर आपको देना है डेफिनेटली। और अगर ये जो मैं प्रेजेंटेशन आपको शो कर रही हूँ, अगर आपको ऐसा चाहिए कि मैं आपको इसका पीडीएफ भी दे दूँ तो मैं आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूँगी। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना ताकि आपको वो वहीं मिल जाएगा और लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पार्ट 1 की। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का जो है सेशन, उसको शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, हाउ मेनी सेगमेंट्स डज एनएसई हैज़। देखो कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मार्केट के कितने सेगमेंट होते हैं, जो कि 2 होते हैं, ठीक है। अब हमसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा है कि मार्केट के कितने सेगमेंट होते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ये बताओ कि एनएसई के कितने सेगमेंट होते हैं, ठीक है। आपको ये बताना है कि एनएसई के कितने सेगमेंट होते हैं। तो वो होते हैं 1 2 3 4। तो इसका आंसर है 4, जो कि पहला है WDM, दूसरा है CM, तीसरा FNO और चौथा है CD करेंसी डेरिवेटिव, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में आपने बुक में पढ़ा है, एक्सप्लेनेशन के वीडियोस में आपको मैंने पढ़ा दिया है। तो आई होप आपको ये वहाँ से समझ में आता होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन 12 पे, जो कि है फुल फॉर्म ऑफ, यहाँ पे ऑफ गलती हो गई है, लिख नहीं पाई हूँ। फुल फॉर्म ऑफ WDM सेगमेंट। WDM सेगमेंट का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। होलसेल डेट मार्केट, होल सम डिपार्टमेंट मार्केटिंग, होल सेलिंग डेट मार्केट या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, होलसेल डेट मार्केट, ठीक है। और इससे रिलेटेड कल भी एक क्वेश्चन पूछा था कि इसने अपनी सर्विसेज कब कमेंस की थी, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं 13th क्वेश्चन पे, जो कि है यू कैन ट्रेड इन दी सिक्योरिटीज़ इन कैपिटल मार्केट। अब आपको ये बताना है कि कैपिटल मार्केट के अंदर कौन सी सिक्योरिटीज़ में आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन थे, उसमें से एक इसका सही आंसर है जिसका आंसर आपको बताना है। तो वो है ट्रेजरी बिल्स, PSU बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डिबेंचर या इक्विटी शेयर, वारंट्स, डिबेंचर्स या स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन या फिर नन ऑफ दी अबव। क्या है इसका आंसर, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेकंड, इक्विटी शेयर, वारंट्स और डिबेंचर। इन तीनों तरीके की सिक्योरिटीज़ में आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो अपने पैसे को। अब आते हैं 14th क्वेश्चन पे, जो कि कह रहा है व्हेन करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट कमेंस्ड इट्स सर्विसेज। करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट ने अपनी सर्विसेज जो है वो कब शुरू की थी, तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का जो ये सारे क्वेश्चन है ये हम कहाँ से ले रहे हैं, चैप्टर 1 से ले रहे हैं और ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं तो आपको पता होनी चाहिए। बहुत ध्यान से आपको डेट को कवर करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अगस्त 29, 2008, ठीक है, जब करेंसी डेरिवेटिव ने अपनी सर्विसेज को देना शुरू किया था। और ये जो सेगमेंट है ये बेसिकली क्या करता है, ये इंडियन रुपीज़ और अमेरिकन डॉलर जो है उसमें ट्रेड करता है। पाउंड स्टर्लिंग INR में काम करता है, उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो आप। जापानीज़ येन में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। जापानीज़ येन जो है वो करेंसी है जापान की। तो आप अलग अलग जो आप फॉरेन करेंसी होती हैं उसमें भी आप डेरिवेटिव में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यही काम करता है करेंसी डेरिवेटिव। अब हमसे ये पूछ रहा है कि भाई विच वन ऑफ दिस इज करेक्ट। आपको बताना है, मैंने एक्ट लिखा हुआ है, आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको सब कुछ सेम लग रहा है, ठीक है। जो जैसे कि ये वाला है, ये दोनों है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल सेम लग रहा है। या आप सोचोगे यार इसमें क्या है, बट आप ऊपर वाले में देखो, ये कैपिटल में लिखा हुआ है और नीचे स्मॉल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो सेबी है उसका क्योंकि एक फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसका जिसका भी फुल फॉर्म होता है तो अगर हम शॉर्ट में लिखते तो सारे लेटर कैपिटल होने चाहिए। तो इसीलिए हमारा जो ये वाला है फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा वो सही आंसर होगा। और ये क्योंकि मैंने शॉर्ट में लिखा है इसीलिए मैंने इसको गलत किया है, ठीक है। और ये तो मैंने ये जो शॉर्ट फॉर्म है वो भी गलत है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो टाइम पीरियड है 1993 ये तो गलत है,
क्योंकि सेबी एक्ट 1992 इसका सही आंसर है। तो ये सारे ऑप्शन बाकी गलत है। ये क्वेश्चन कभी कभी जैसे कि आप बड़ा आंसर लिख रहे हो तो आपको उसमें भी लिखना पड़ सकता है कि सेबी का एक्ट ये अब इस समय पास हुआ, फिर ये रेगुलेशंस आए वगैरह वगैरह। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेबी का जो एक्ट है वो 1992 में पास हुआ था। अब हमारा क्वेश्चन है, व्हेन एनएससी इंट्रोड्यूस्ड नीट सिस्टम, भाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने नीट वाला जो सिस्टम है इसको कब लॉन्च किया था, कब इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, आपको ये वाली बात जो है वो बतानी है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, नवंबर 3 1994, दिसंबर 2001 या फिर अगस्त 1995। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नवंबर 3 1994। नवंबर 3 1994 को ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपना ये जो नीट का सिस्टम है इसको लॉन्च किया था। नीट का फुल फॉर्म मैंने आपसे आई थिंक कल का क्वेश्चन यही था कि आपको नीट का फुल फॉर्म बताना है। आज भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका कोई आप कोशिश करा करो गाइस कि आप वीडियो को पूरा देख लो। ठीक है, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन होंगे उसके संग संग आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर मैं 10 क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ तो आपको सिर्फ उतनी नॉलेज पता चलेगी, आपको 2-3 नंबर की नॉलेज और भी पता चल सकती है। अब हम आते हैं अपने 17th क्वेश्चन पे। फ्रॉम अप्रैल 2003 ऑनवर्ड्स व्हाट इज़ द सेटलमेंट साइकिल। आपको ये बताना है कि भाई अप्रैल 2003 से सेटलमेंट साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो क्या हो गया। तो T+5 डेज, T+3 डेज, T+2 डेज, T+14 डेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है T+2 डेज। T मतलब होता है ट्रेडिंग डे। ठीक है, जिस दिन पे हमारी ट्रेडिंग हुई होती है उसको हम ट्रेडिंग डे कहते हैं। ट्रेडिंग डे +2 डेज मोर। जैसे कि मंडे को हुआ है तो आपके पास वेंसडे को सिक्योरिटीज़ पहुंचेंगी। ठीक है, तो ये होता है ट्रेडिंग डे +2 डेज मोर। और ये सेटलमेंट साइकिल होता है जब आपकी सिक्योरिटीज़, जब आप ट्रेड करते हो तो सेटल कब तक होगा और जो सिक्योरिटीज़ हैं वो आप तक कब तक पहुंचेंगी। तो ये वो सिस्टम है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है T+2 डेज। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन वाज द डिपॉजिटरीज एक्ट पास्ड। भाई अब आपको ये बताना है कि डिपॉजिटरीज एक्ट जो है वो कब पास हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 4 ऑप्शन है। आप देख सकते हो कि बात वही लिखी है पर डेट आपको याद रहनी चाहिए। तो इनमें से आपको ये बताना है कि भाई डेट जो है वो कौन सी डेट सही है। तो ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर है डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। ठीक है, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 को ये डिपॉजिटरी वाला एक्ट जो है वो पास हुआ था और उसके थ्रू हमारे यहाँ पे कुछ डिपॉजिटरीज खुली थी, जो कि मैंने क्योंकि क्वेश्चन पूछा है इसलिए मैं बता नहीं सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 आपका जो है क्वेश्चन है ये मैंने आपसे पूछा है कि इंडिया में बताओ कि कितने डिपॉजिटरीज हैं और ठीक है, और आपको उनके जो नाम है वो मुझे कमेंट में लिख के देने हैं, वो कमेंट में होने चाहिए। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कोशिश करो कि ये आता है, क्योंकि एक ऑनेस्टी खुद से भी रखो कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया और उसका आपका आंसर आता है तो डू राइट दैट, और अगर नहीं आता तो एक बार बुक में पढ़ लो या फिर कहीं देख लो ताकि आपको पता चल जाए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि भाई आपको KYC का फुल फॉर्म बताना है। और वैसे तो ये इतना आसान है, सबको पता होगा, बट क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास है तो हम तो इसको डिस्कस करेंगे। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारे पास है नो योर क्लाइंट। क्लाइंट्स है यहाँ पे पर इसका आंसर क्लाइंट्स नहीं है, क्लाइंट है। ठीक है, नो योर कैश ये भी गलत है, नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता क्योंकि एक आंसर इसका सही है। और नो योर क्लाइंट का जो काम है ये कहाँ पर आता है, कई बार इसको बैंक्स भी अपने क्लाइंट को जानने के लिए इशू करती हैं, मतलब उनको फॉर्म देती हैं कि भाई इस फॉर्म को लो और इसको भरो ताकि उसमें जो बैंक है उसको अपने क्लाइंट की सारी डिटेल पता चल जाए। और अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहाँ पर स्टॉक ब्रोकर KYC फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं अपने क्लाइंट्स को जानने के लिए कि हम जिस बंदे के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो कौन है, कहाँ से बिलोंग करता है, कितनी इनकम है, कितना रिस्क बेयर कर सकता है, ये सारी चीज़ें हमें जाननी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू होगा। 20 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ और पहला क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PAN, पैन। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है। 4 ऑप्शन है, परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट्स नंबर, पुलिस अकाउंट नंबर या फिर नन ऑफ द अबव। तो पहले और दूसरे में आपको
तीसरा तो चलो गलत ही है, नन ऑफ द अबव भी गलत ही ऑप्शन है। पहले और दूसरे में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये गलत जो दूसरा मैं अगर बोलूंगी कि भाई दूसरा गलत है तो वो गलत इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर अकाउंट्स है, ठीक है। पर इसका सही ऑप्शन क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। अकाउंट्स नहीं है, परमानेंट अकाउंट नंबर है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें अगर तो 22, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCFM? NCFM जिसके थ्रू आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका फुल फॉर्म क्या है आपको पता होना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन क्या है? NSC सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट, नेशनल सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट, नेशनल क्लाइंट इन फाइनेंशियल मार्केट, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो अगर या ये क्वेश्चन ऐसा है, या तो आपको इसका आंसर पता है या फिर नहीं पता है, ठीक है। इसमें आप कुछ एलिमिनेशन भी लगा नहीं सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है पहला, NSC सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट। आपका जो ये कोर्स चल रहा है, जो कि आप हो सकता है आपने 11th से परस्यू किया हो या फिर आपके पास 9th से ये FMM हो, तो ये जो सब्जेक्ट है ये आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और CBSE दोनों का कोलैबोरेशन के साथ हमको ये सब्जेक्ट, वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ने को मिल रहे हैं। तो आपको NSC की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलता है फाइनेंशियल मार्केट की, समझ लो आपको एक डिग्री मिल गई बेसिकली कि आपने 4 साल की पढ़ाई की है इसकी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है पूरे ज़िंदगी भर की, भाई आपने ये किया है। अब क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RBI, जो कि बहुत आसान है। इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। बट हो सकते हैं कोई नमूने जैसे बच्चे होते हैं जिनको ये चीज़ें भी पता नहीं होती हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान रख लो कि RBI की फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आते हैं अपने 24th क्वेश्चन पे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SAT, सैट। सैट का फुल फॉर्म क्या है? हमारे पास ऑप्शन क्या है? सिक्योरिटी अप्लाई टेबल, सिक्योरिटीज अप्लाई ट्रिब्यूनल, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल, या फिर सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। तो जो पहला है वो गलत है, दूसरा है वो गलत है, चौथा भी गलत है, तीसरा ऑप्शन सही है। और तीसरे ऑप्शन और चौथे ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पर S नहीं है, यहाँ पर S लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एक सिंगुलर चीज़ है, ट्रिब्यूनल है, जहाँ पे आप अपनी सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछताछ करनी है, फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप यहाँ पर जाके बातचीत कर सकते हो, देख सकते हो कि आपका क्या इशू हो रहा है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 25th क्वेश्चन हमारे पास। और क्वेश्चन क्या है? When was trading started in interest rate futures? इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कब शुरू हुई थी? तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको पता होगा। अब ये जो करेंसी डेरिवेटिव वाला जो सेगमेंट है, ठीक है, जहाँ पे हमारे को CD सेगमेंट के बारे में बता रखा है, उसकी लास्ट लाइन से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो आप वहाँ पे ना उस वाला जो वो पैरा है उसमें 3-4 डेट्स हैं, तो वो डेट्स आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। जैसे कि करेंसी डेरिवेटिव की कमेंसमेंट कब हुई? अगस्त 29, 2008 को हुई, ठीक है। उसके बाद ये जो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर है वो आ जाता है, 2-3 डेट्स हमको दिख जाती हैं, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप इसको याद रखना। और अब मैं आपको बताऊंगी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की जो ट्रेडिंग है वो CD सेगमेंट में कब स्टार्ट हुई। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अगस्त 31, 2009। और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स हमारे अगस्त 31, 2009 से शुरू हुआ। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 26th क्वेश्चन। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड एस्टेब्लिश्ड अंडर विच मिनिस्ट्री? ये जो IEPF, ये जो आपको दिखेगा IEPF, अब इसका मैं इसको आपको फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन भी दे सकती थी, पर मैंने नहीं दिया क्योंकि मेरे को पता था कि मैं यहाँ पर इसको बता सकती हूँ। मैं आपसे ये पूछूंगी कि मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंडर इसको शुरू किया है। तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, ठीक है। और ये इन्वेस्टर को एडुकेट करने के लिए है, उनको बचाने के लिए है कि किसी भी फ्रॉड से वो फंस ना जाए किसी फ्रॉड में। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उस मिनिस्ट्री के अंडर ये जो फंड है IEPF, इसको एस्टेब्लिश किया गया है। बेसिकली ऐसे ऑर्गेनाइज करती है सेमिनार्स, वेबिनार्स, ताकि इन्वेस्टर की जो अवेयरनेस है फॉर सिक्योरिटी मार्केट ये ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। अब आते हैं अपने 27th क्वेश्चन पे, व्हाट मेक्स
What comes under Securities Contracts Regulation Act SCRA 1956? अब ये जो एक्ट है ना गाइज, इसको भी आपको याद रखना है किस तरीके से ब्रैकेट है, आपने देखा होगा। और ये जो ब्रैकेट लगाने का तरीका है ये कुछ गलत हो गया है, बट यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट है, आप इसको देख सकते हो। ये कुछ एरर हो गया है टाइपिंग वाला, तो ये आपको ये फुल फॉर्म याद रखनी है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, रेगुलेशन ब्रैकेट में आएगा, उसके बाद एक्ट है, ठीक है। और ये एक्ट कब पास हुआ? 1956 में पास हुआ। अभी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट SCRA 1956 के जो एक्ट है उसके अंडर ये इनमें से कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास शेयर्स, बॉन्ड्स, स्क्रिप्ट्स, स्टॉक्स और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज। दूसरा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और डेरिवेटिव्स ऑफ सिक्योरिटीज। चौथा जो हमारा बेसिकली क्वेश्चन के हिसाब से थर्ड है, MCQ के हिसाब से, पर पॉइंट के हिसाब से चौथा माना जाएगा, यूनिट्स ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम दैट आर म्यूचुअल फंड्स। और पांचवा है इंटरेस्ट एंड राइट्स इन सिक्योरिटीज। तो आपको ये बताना है कि सिक्योरिटीज के डेफिनेशन के अंडर इस एक्ट में उनमें से कौन सी चीजें आती हैं, कौन सी नहीं आती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ये पांचों जो चीजें हैं यहाँ, ये तो जो पहला वाला ये तो सिर्फ पहला ही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दूसरा, डेरिवेटिव ऑफ सिक्योरिटी तीसरा, बहुत गंदी मच गई, अब इसको साफ कर देती हूँ, हाँ, यूनिट्स ऑफ कलेक्टिव स्कीम जो है ये चौथा, जो कि म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और इंटरेस्ट एंड राइट्स इन सिक्योरिटीज ये है पांचवा, ठीक है। ये पांच चीजें इस एक्ट के अंडर सिक्योरिटी वर्ड के अंडर आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अब। ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है 5 मार्क्स में भी पूछ लिया जाए, तो आप इसको याद रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने 28 क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट एलिजिबल फॉर न्यू मेंबरशिप। इनमें से कौन सा ऑप्शन न्यू मेंबरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है? ऑप्शंस क्या हैं? इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप फर्म्स, अंडर एक पार्टनरशिप वाला जो एक्ट है इसको आपको याद रखना है, जो कि है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। 3 इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग सब्सिडरीज ऑफ बैंक्स, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज में इंगेज होती हैं, या फिर चौथा जो कि इन्वेस्टर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इन्वेस्टर, ठीक है। अब हम करेंगे अपना 29th क्वेश्चन, जो कि है विच वन ऑफ दीज इज नॉट द एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप एट NSE। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एलिजिबिलिटी नहीं है अगर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर मेंबरशिप लेने जाओगे। तो ऑप्शंस देखते हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, कैपिटल एडिक्वेसी, ओन द स्टॉक एक्सचेंज एंड कोलेटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो देखो मैंने थर्ड पे टिक नहीं लगाया, और यही आंसर जो है हमारा वो सही है, क्योंकि ये जो तीनों है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैपिटल एडिक्वेसी होनी चाहिए, आपके पास कोलेटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट होनी चाहिए, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे कि IFSD, इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट, ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, एक अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक नेटवर्थ होना चाहिए। तो ये सारी थी एलिजिबिलिटी की कंडीशंस, ठीक है। बट उसमें हमने कहीं भी ये नहीं पढ़ा था कि आपको एक स्टॉक एक्सचेंज भी ओन करना है, क्योंकि ऐसे तो हर कोई दूसरा बंदा अपना स्टॉक एक्सचेंज खोल के बैठ जाएगा, है ना। तो ये नहीं है, ये गलत है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप उसको जो जहां भी क्वेश्चन में नॉट आएगा आप वहां पे बहुत अच्छे तरीके से देखना, कहीं ऐसा ना हो कि आपने नॉट को देखा ही नहीं और किसी चीज को भी लगा दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। FIIS की फुल फॉर्म आपको मुझे कमेंट्स में बतानी है, और मैं देख रही हूँ 100 200 बच्चे वीडियोस को देख ले रहे हैं, पर जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ उसका आंसर नहीं दे रहे। तो गाइस प्लीज ऐसे मत करो, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो डू राइट दैट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। इससे क्या होगा, आपको अच्छा लगेगा, मतलब आपने लिख दिया। इट्स ऐसा नहीं कि मतलब आपको आता है तो आपको लिखना नहीं चाहिए, आपको अगर आपको आता है तो भी लिख दो, नहीं आता तो आप देख के लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट आप ट्राई करो कि आप जरूर लिखो, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको जरूर लिखना चाहिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 31। सबसे पहला,
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSDL? NSDL एक डिपॉजिटरी है जो कि डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 के थ्रू खोली गई थी, एस्टेब्लिश की गई थी, और आपको यहाँ पर बतानी है उसकी फुल फॉर्म, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज लिमिटेड, नेशन सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ये बिल्कुल सेम से ही है, ठीक है, बट आपको ध्यान से क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को पढ़ना है और उसके बाद ही अपना आंसर टिक करना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 1, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। और मैं देख रही हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा 32, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CDSL, बच्चे इसको CSDL लिख देते हैं, जिस तरीके से हमारा पीछे वाला क्वेश्चन है NSDL। तो गाइज ये NSDL है यहाँ पर, और ये जो हमारी दूसरी डिपॉजिटरी है उसका नाम CDSL है। D पहले आता है, S बाद में आता है। अगर हम पहले को देखें तो यहाँ पे S पहले आता है, D पहले बाद में आता है। तो इसको आप याद रखना, क्योंकि जब मैंने CDSL का फुल फॉर्म बच्चों से पूछा था तो बच्चों ने ये जो S वाला होता है, D वाला जो मिस्टेक है यही कर रखी है, और यहाँ पर S की क्या फुल फॉर्म है, यही ट्विस्ट है इस क्वेश्चन को करने का। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शंस हमारे पास हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, सेंट्रल डिपार्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड, या फिर सेंट्रल डायरेक्ट सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सेकंड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। ये अगर ऑप्शंस हमारे पास देखो, जो ये DD है, तो मतलब मैं तो लिख रही हूँ इस क्वेश्चन को, जब भी मैं पढ़ रही होती हूँ तो कई बार मुझे भी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, कि मतलब मैं डिपार्टमेंट को डिपॉजिटरी पढ़ दूँ, ऐसा हो सकता है। तो आपको जब पेपर में आएगा तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, एकदम ऐसा मत सोचना जैसे क्वेश्चन आया मुझे तो आता है चलो मैं जल्दी से टिक कर दूँ। अगर ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ दीज इज अ मार्केट पार्टिसिपेंट इन इंडिया? अब इनमें से कौन से मार्केट पार्टिसिपेंट इंडिया में हैं? तो देखो, इन्वेस्टर तो आपने सुना हुआ होगा, तो आपको लगता है भाई इन्वेस्टर है तो आप जल्दी से इस पर टिक लगा दोगे, बट जहाँ पर हमारा चैप्टर 1 शुरू होता है, एक पहले पेज पे प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट के बारे में दिया गया है, फिर की इंडिकेटर्स दिए गए हैं, की इंडिकेटर्स जहाँ पर दिए गए हैं उसके बाद रेगुलेटरी बॉडी बताई गई है, उसके नीचे एक पूरा टेबल बना हुआ है, तो आप उस टेबल को भी ध्यान से देख लेना। वहाँ पर जितने भी नाम लिखे हैं वो सब मार्केट पार्टिसिपेंट्स के हैं, कि इंडिया में कौन कौन मार्केट पार्टिसिपेंट है, और वहीं से मैंने इन सब के नाम लिए हैं। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है D, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। प्राइमरी डीलर्स, मर्चेंट बैंकर्स, इन्वेस्टर, ये सब मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं। 34th पे आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSD? आज की जो वीडियो है इसमें मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे लिए हैं फुल फॉर्म वाले, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि अभी जब मैं कम्युनिटी पोस्ट पे कुछ पूछती हूँ तो बच्चे गलत फुल फॉर्म बता देते हैं। तो पहला ऑप्शन है कोलेटरल सर्विसेज डिपार्टमेंट, क्लाइंट सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी, कोलेटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है कोलेटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट। और कोलेटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है? एक जो एलिजिबिलिटी होती है, अगर आप नई मेंबरशिप लेने जाते हो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, तो क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, जिसमें से ट्रैक रिकॉर्ड, एजुकेशन वगैरह वगैरह पूछे जाते हैं। तो उनमें से एक होता है CSD, दैट इज कोलेटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब आते हैं 35th पे, जो कि आपको इसका आंसर बताना है DCA का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 36, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DMA? DMA का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, डायरेक्ट मार्केटिंग एक्सेस, डायरेक्ट मैनेजर एक्सेस, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डायरेक्ट मार्केट एक्सेस। अब ये क्या है? दिस इज वन ऑफ द रिफॉर्म ऑफ इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट, जिसमें जो ब्रोकर्स होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को अपना PC दे सकते हैं, वो वहाँ से काम कर सकते हैं। तो गाइज़, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब ये जो प्रेजेंटेशन आपको दिख रही है जहाँ मैं आपको MCQ पढ़ा रही हूँ, इसका पूरा PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलने वाला है। सो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है
37th, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DEA? DEA का फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ ई कॉमर्स अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स या फिर नन ऑफ द अबव? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 3, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये जो है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि मार्केट को रेगुलेट करती है, सेबी, RBI, DCA और DEA। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADRs? ADRs की फुल फॉर्म क्या है गाइज? ये जो कैपिटल बन गया है ना, ये थोड़ा फॉन्ट का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये कैपिटल बन गया है। वैसे ये स्मॉल s होना चाहिए क्योंकि जो R होगा वो प्लूरल में आएगा, ठीक है। और ऑप्शन है हमारे पास अमेरिकन डिपॉजिटरीज रेगुलेशन, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, एक्टिविटी डिपार्टमेंट रेगुलेशन या फिर अमेरिकन डिपॉजिटरीज रिसिप्ट। तो इस क्वेश्चन के आंसर है क्वेश्चन नंबर 2, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो ये एक तरीके की रिसिप्ट होती है और इसके साथ साथ आपसे GDR का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, जो कि GDR मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती है, ठीक है। Question number 39, what is the full form of OTC? Over the client, over the current, over the counter और over the clients, ठीक है। तो क्लाइंट और क्लाइंट्स है यहाँ पे। आप सोचो कि अगर एक सेम ऑप्शन, तो वैसा नहीं है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ओवर द काउंटर। और ओवर द काउंटर सेकेंडरी मार्केट आपको प्रोवाइड करता है कि वहाँ पर आप इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हो। 40th एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICDR? ICDR का फुल फॉर्म क्या है? इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रेगुलेशन, इशू ऑफ क्लाइंट्स एंड डिस्क्लोजर रेगुलेशन, इशू ऑफ काउंटर्स एंड डिस्क्लोजर रेगुलेशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है फर्स्ट, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रेगुलेशन। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 41, हु कंट्रोल्स द कैपिटल मार्केट इन इंडिया? इंडिया में कैपिटल मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट क्या है? एक ऐसा मार्केट जिसको आप जिसका मैं मॉड्यूल पढ़ रहे हो। तो NSE के 4 सेगमेंट हैं, WDM होलसेल डेट मार्केट, CM सेगमेंट कैपिटल मार्केट, FNO फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एंड CD सेगमेंट करेंसी एंड डेरिवेटिव, ठीक है, करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट। तो आपसे पूछा गया कि कैपिटल मार्केट को इंडिया में कौन कंट्रोल करता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सेबी, ठीक है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कंट्रोल्स द कैपिटल मार्केट इन इंडिया। 42, हाउ मेनी कंपनीज आर इंक्लूडेड इन द सेंसेक्स ऑफ इंडिया? अब सेंसेक्स क्या होता है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। सेंसेक्स एक इंडेक्स है, कहाँ का? BSE का। BSE क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक और एक्सचेंज होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पुराना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज थोड़ा नया है, ठीक है। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसका नाम है सेंसेक्स। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपको ये बताना है कि सेंसेक्स में कितनी कंपनीज हैं। तो सेंसेक्स में कितनी कंपनीज है, इसका आंसर क्या होगा? 30, ठीक है। सेंसेक्स में 30 कंपनीज हैं। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इनमें से कौन सी नहीं है? क्रिसिल, इकरा, केयर, निकेई, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये है 3rd। और ये जो है ये जापान का एक स्टॉक एक्सचेंज है जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। और ये जो बाकी है क्रिसिल, इकरा, केयर, ये सारी इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। क्वेश्चन नंबर 44, द फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वाज? इंडिया में सबसे पहला कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और वो जो सिस्टम था वो था नीट, ठीक है, नीट। और इसका फुल फॉर्म मैं तो यहाँ बताऊंगी नहीं, आपको ऑलरेडी पता होगा। क्वेश्चन नंबर 45, टू रेगुलेट स्कैम इन इंडियन कैपिटल मार्केट विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी हैज रेगुलेटरी पावर? इंडिया में कैपिटल मार्केट जो है उसमें स्कैम को रेगुलेट करने के लिए कौन सी बॉडी काम करती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सेबी, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया काम करती है इस चीज के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, द मार्केट्स इन विच न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड बाय द कॉर्पोरेशंस टू रेज फंड्स आर कॉल्ड? अब ऐसे मार्केट जहां पे कोई भी कॉर्पोरेशन मतलब कोई भी नई कंपनी, कोई भी कंपनी बेसिकली अपनी न्यू सिक्योरिटीज को इशू करती है पब्लिक को फंड रेज करने के लिए, तो उस मार्केट को क्या कहा जाता है? तो उस मार्केट को कहा जाता है प्राइमरी मार्केट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट बिलोंग टू दी स्टॉक एक्सचेंज? इनमें से कौन सी जो चीज़ है वो स्टॉक एक्सचेंज को बिलोंग नहीं करती है, ठीक है। तो
पहला बिलोंग करती है, दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर आपको पता है, नेट एसेट वैल्यू जो हमारा पहला वाला है। ये जो केपीओ है, केपीओ का मतलब होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और एक बिजनेस आउटसोर्सिंग का ये मेथड है जो बिजनेस से हम बाहर से आउटसोर्स करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड नहीं है। Question number 48. A contract between a buyer and a seller entered into today regarding a transaction to be fulfilled at a future point in time is called. अब मान लो एक बायर है और एक सेलर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भाई इस शेयर प्राइस पे इतनी क्वांटिटी पे इस कंपनी के शेयर मैं आपसे फ्यूचर में इतनी तारीख को लूँगा। तो ये क्या है, इसको क्या कहा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये वैसे आप बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है आज के वीडियो में, बहुत ईजी भी है, कुछ कुछ डिफिकल्ट भी है। तो क्वेश्चन का जो लेवल है ये भी मैंने थोड़ा सोचा है मेंटेन करूं, और बुक में से मैंने कई जगह से टेबल्स में से जो क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने वो भी लेने की कोशिश की है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, जो कि है विच इज द नॉन अलाइबल एसेट। इनमें से कौन सी नॉन अलाइबल एसेट है। अब ये नॉन अलाइबल एसेट्स क्या होता है ये सब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन की वीडियोस में बता दिया है, और ये जो चीज़ें यहाँ पर बहुत से चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है ना, बैड डिलीवरीज, फिक्स्ड एसेट, प्रेस सिक्योरिटीज। अब यहाँ क्या करते हैं बच्चे कि इसको हम ध्यान से पढ़ते ही नहीं है, बट आज मैंने इसमें से भी क्वेश्चन लिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि इनमें से नॉन अलाइबल एसेट कौन सा है, फिक्स्ड एसेट्स, प्लेज सिक्योरिटीज, बैड डिलीवरीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये सारे जो हैं ये सब नॉन अलाइबल एसेट हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़ें तो आप एक्सप्लेनेशन की वीडियो देख लेना। और ये जो टॉपिक है नॉन अलाइबल एसेट का, ये नेटवर्थ वाले टॉपिक, नेटवर्थ एंड अदर डिपॉजिट रिक्वायरमेंट्स वाले टॉपिक से मैंने उठाया है, ठीक है। तो नॉन अलाइबल एसेट में क्या क्या आता है, फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, प्लेज सिक्योरिटीज़ होती हैं, मेंबर्स कार्ड होता है, नॉन अलाइबल सिक्योरिटीज़ होती है जिसको अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं, बैड डिलीवरीज होती हैं, डाउटफुल डेथ होते हैं, एंड एडवांसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनटेंजिबल एसेट्स एंड 30% मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो ये सारे ऑप्शंस तो आपके पास नहीं आएंगे, पर मान लो 3 ऑप्शन आ जाते हैं और आपसे कोई अगर इस तरीके का सवाल पूछेगा तो आप तभी आंसर कर पाओगे जब आपने ये चीजें देखी होंगी कि भाई कौन कौन सी एसेट्स इसमें आती हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को एक बार ध्यान से देख लेना। आपको मैंने टॉपिक बता दिया है, नेटवर्थ एंड अदर डिपॉजिट रिक्वायरमेंट्स वाले टॉपिक में लिखा हुआ है ये। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 50 पे, जो कि है IFSD हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ। IFSD है क्या, इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट, इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट। और ये क्या है, ये एक एलिजिबिलिटी है डिपॉजिट रिक्वायरमेंट जो 2 टाइप का हमें बताया गया है। एक तो होता है IFSD, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट, एक होता है CSD, कोलेटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो अभी हम बात करें IFSD की, तो ये कह रहा है कि जब एक ट्रेडिंग मेंबर एलिजिबिलिटी के लिए अप्लाई करता है तो ये जो IFSD है, इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये किस फॉर्म में होना चाहिए, लिक्विड कैश, म्यूचुअल फंड, इक्विटी या फिर नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है लिक्विड कैश। IFSD हमेशा लिक्विड कैश में होना चाहिए, जबकि जो CSD होता है ये कैश और नॉन कैश फॉर्म दोनों में हो सकता है। अब कैश कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, नॉन कैश में क्या क्या आती हैं, इससे मैं अगली बार क्वेश्चन ले सकती हूँ, बट आप इसको अच्छे से पढ़ लेना अभी, ताकि अगली जो वीडियो है आप उसमें बता पाओ इसका आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। एंटिटीज आर अलाउड टू बी आइडेंटिफाइड एज डोमिनेंट शेयर होल्डर्स प्रोवाइडेड दे हैव अ नेटवर्थ ऑफ एटलीस्ट। ये कह रहा है कि जो एंटिटीज हैं जो कि अपने आप को एक डोमिनेंट शेयर होल्डर बताना चाहती हैं, तो एक शर्त होती है, एक कंडीशन होती है कि उनकी इतनी नेटवर्थ होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो मैंने एंटिटी लिखा है, ये एंटिटी से मैं किन किन चीज़ों को बोल रही हूँ मैं आपको वो भी बता देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो एंटिटी है वो है शेड्यूल्ड बैंक्स, दूसरी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ओन फाइनेंस एंड और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि RBI, SEBI, IRDA, ठीक है। तो ये हो गया। और IRDA की फुल फॉर्म क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और कोई भी एंटिटी जो कि
टाइम टू टाइम रेलेवेंट अथॉरिटी बताए कि ये डोमिनेंट शेयर होल्डर हो सकती है। आज मैं आपको इन्फो इतनी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा कम बता रही हूँ, बच्चों को थोड़ा और बताना चाहिए, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि मैं MCQ के साथ साथ आपको थोड़ी सी और भी इन्फो देते चलूँ। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने 4th पॉइंट से लिया है आपके, कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेंबरशिप है, उसमें अनलिस्टेड कॉर्पोरेट है और लिस्टेड कॉर्पोरेट के आगे कॉर्पोरेट शेयर होल्डर, और जो चौथा पॉइंट है हमारा जो बैंक, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट वाला है, उससे मैंने ये लिया है। आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो कि इतनी कथा होने के बाद भी नहीं पता चला, वो है 50 करोड़। ठीक है, तो जितने भी कंपनीज है, जितनी भी एंटिटीज है जो अपने आप को एक डोमिनेंट शेयर होल्डर बताना चाहती है, उनके पास नेटवर्थ होनी चाहिए 50 करोड़ की। अब वो कौन सी एंटिटीज होती हैं ये मैंने आपको बता दिया। तो हो सकता है आपसे कोई ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से कौन सी एंटिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 52, द प्रमोटिंग फॉरेन एंटिटी शैल होल्ड डैश ऑफ द कंट्रोलिंग स्टेक इन द एप्लीकेंट कंपनी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये उसी के नीचे वाले पॉइंट से आ रहा है, जो फॉरेन एंटिटी वाला जो पॉइंट है। ठीक है, जो 5th आपका पॉइंट है उसका जो B वाला पॉइंट है, उससे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है। ठीक है, आपको मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप एक बार और वहां पे बुक में जाके पढ़ सको। तो ये कह रहा है कि जो भी फॉरेन एंटिटी होगी जो प्रमोट कर रही होगी अपने को यहाँ पर बताना चाह रही होगी, तो वो कंट्रोलिंग स्टेक उसका कितना होना चाहिए एप्लीकेंट कंपनी में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 51%। ओके, और यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी जिसका फुल फॉर्म मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। IRDA का फुल फॉर्म आप कमेंट्स में लिख देना, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। और अगर आपने ध्यान से नहीं सुना है तो आप वीडियो को स्किप करके पीछे जा सकते हो, क्योंकि मैंने इसका फुल फॉर्म अभी बताया था। क्वेश्चन नंबर 53 जो हमारे पास है, द प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन IFSD ऑफ रुपीज डैश एंड CSD ऑफ रुपीज इन FNO सेगमेंट। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये हो सकता है आप में से बहुत से बच्चों ने देखा भी ना हो। ये क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कहाँ से लिया है। टेबल 1.1 जो है आपकी बुक में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेंबरशिप कॉर्पोरेट्स, ये मैंने वहाँ से लिया है, जो हमें ये बता रहे हैं कि FNO सेगमेंट में अगर कोई प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर आना चाहता है तो उसके पास कितना IFSD होना चाहिए, इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट, और कितने रुपए का CSD होना चाहिए, उसको जमा कराना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 2 लाख एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 54th। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NISM? NISM का फुल फॉर्म क्या है? तो NISM का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लेना, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी पार्ट में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लेना, क्योंकि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो 55th क्वेश्चन है। इससे पहले क्वेश्चन 54 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इफिशियंसी, लिक्विडिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, NSE इंट्रोड्यूस्ड अ नेशन वाइड ऑनलाइन फुली ऑटोमेटेड। एक इफिशियंट सिस्टम, एक लिक्विडिटी, एक जिस सिस्टम में हो, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम, एक इस तरीके का सिस्टम NSE ने इंट्रोड्यूस किया पूरे हमारे देश में, जो कि ऑनलाइन फुली ऑटोमेटेड है। उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस अगर हम ध्यान से देखें, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, स्टेट बेस्ड टिकटिंग सिस्टम, स्मॉल बेस्ड टिकटिंग सिस्टम, या फिर स्क्रीन बेस्ड फास्ट सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म भी मैंने थोड़े दिनों पहले आपसे पूछा था। SBTS इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आपको SBTS लिख के दे दिया जाए और आपको फुल फॉर्म बताना हो, तो ध्यान से पढ़ लो, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। और मैं आज के वीडियो में एक बात बता रही हूँ आपको कि जो पार्ट 4 थे हमारा क्लास 12th का, उसमें जो लास्ट क्वेश्चन है 40th क्वेश्चन, उसमें मैंने ICDR का फुल फॉर्म पूछा है, और वहां पे आई थिंक रिक्वायरमेंट की जगह मेरे से रेगुलेशन हो गया है। तो उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1 ही है, एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, रेगुलेशन वहां पे नहीं आना चाहिए, रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो आज सुबह एक बच्चे ने मुझे बताया था, अगर वो बच्चा देख रहा है सो थैंक यू सो मच अनुराग, और मैंने वो वहां पे पिन कर दिया कमेंट ताकि बच्चे देख लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 56, द ऑड लॉट मार्केट फैसिलिटी इज यूज्ड फॉर। ऑड लॉट मार्केट फैसिलिटी कहाँ पर यूज की जाती है? तो ऑड लॉट मार्केट से समझ में आ रहा है, तो ये ऑड लॉट जो फैसिलिटी है, मार्केट फैसिलिटी, वो ऑड लॉट मार्केट में ही दी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, the branch manager receives end of day reports for all the dash under that branch। ये जो क्वेश्चन है ये आपके चैप्टर 2 से आ रहा है। अगर आपने एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जो पिछले साल बनाए थे वही देख लो, क्योंकि अभी मैं एमसीक्यू बना रही हूँ तो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस दोबारा बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट उसमें भी आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करें कि जो ब्रांच मैनेजर होता है वो एट द एंड ऑफ द डे किसकी रिपोर्ट को रिसीव करता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डीलर। ब्रांच मैनेजर डीलर की रिपोर्ट को रिसीव करता है। सबसे ऊपर इस हायरार्की में होता है कॉर्पोरेट मैनेजर, उसके बाद ब्रांच मैनेजर एंड उसके बाद आता है डीलर। ठीक है। तो जो कॉर्पोरेट मैनेजर, अगर यही क्वेश्चन आ जाए और यहाँ पे कॉर्पोरेट लिखा हो और इस तरीके के ऑप्शन हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन होगा ब्रांच मैनेजर का भी। ठीक है। तो ये ऑप्शन फिर वहां पे नहीं होगा, एक ब्रांच मैनेजर का ऑप्शन होगा जो कि सही होगा कि कॉर्पोरेट मैनेजर एट द एंड ऑफ द डे ब्रांच मैनेजर की जितने भी रिपोर्ट से जितना भी काम किया वो सब रिसीव करता है। ठीक है। और वहीं पे अगर हम ब्रांच मैनेजर का देखें तो वो डीलर का रिसीव करता है, बट जो डीलर है वो सिर्फ अपना देख सकता है, अपनी एंड ऑफ द डे रिपोर्ट देख सकता है और किसी की नहीं देख सकता। ठीक है। तो एक क्वेश्चन में मैंने आपको इतनी सी बातें बता दी हैं। अब देखो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है 58, द कॉर्पोरेट मैनेजर इज अ टर्म असाइंड टू अ यूजर प्लेस्ड एट द हाईएस्ट लेवल। ये जो ट्रेडिंग सिस्टम की हायरार्की है इसमें सबसे ऊपर जो रहता है वो होता है कॉर्पोरेट मैनेजर। तो कॉर्पोरेट मैनेजर को इस हायरार्की में हाईएस्ट लेवल पर प्लेस किया गया है। ठीक है। आगे आते हैं 59th पे। Question number 59th, online backup is a facility that the user can invoke to take a backup of all order and trade related information for the user। ऑनलाइन बैकअप ये आपको एक सिस्टम पे एक फैसिलिटी मिलती है जिससे आपने एक दिन में जितने भी ऑर्डर या फिर जितने भी आपकी इंफॉर्मेशन, ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, आप उसका एक बैकअप ले सकते हो ऑनलाइन बैकअप की फैसिलिटी के थ्रू। तो आपको ये बताना है कि ये ऑप्शन जो है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो ये जो बात है ये ट्रू है कि ऑनलाइन बैकअप एक ऐसी फैसिलिटी है जहां से यूजर अपनी सारी बैकअप ले सकता है ऑर्डर की या फिर ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन की। ठीक है। उस यूजर के लिए, ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरे यूजर के भी ले सकता है, नहीं, अपनी इन्फो को आप देख सकते हो, बाकी किसी और की इन्फो को आप नहीं देख सकते। क्वेश्चन नंबर 60th, सर्विलेंस एंड कंट्रोल circon is that period after market dash during which the user have dash only। सर्कन पीरियड मार्केट कौन सा मार्केट यहाँ पर आपको भरना है। ठीक है। आफ्टर मार्केट के बाद डैश भरना है एंड विच द यूजर हैव ओनली डैश ओनली। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है बी। सर्विलेंस एंड कंट्रोल सर्कन इज दैट पीरियड आफ्टर मार्केट क्लोज। मार्केट क्लोज होने के बाद वाला पीरियड है ये सर्कन पीरियड, जिसमें यूजर्स के पास सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी एक्सेस बच जाता है। इसके अलावा आप कुछ भी कर नहीं सकते हो। कुछ इंक्वायरी अगर आपको थोड़ी बहुत करनी है तो मार्केट क्लोज के बाद जो सर्कन पीरियड होता है उसमें आप कर सकते हो। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है क्लोज एंड इंक्वायरी एक्सेस। तो आपके पेपर में भी इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 61, ईच यूजर ऑफ अ ट्रेडिंग मेंबर मस्ट बी रजिस्टर्ड। जितने भी ट्रेडिंग मेंबर के यूजर हैं वो रजिस्टर्ड होने चाहिए किसके साथ और उनको क्या यूनिक मिलना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उनको देख के हमें समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा एक्सचेंज एंड यूजर आईडी। ठीक है। ईच यूजर ऑफ अ ट्रेडिंग मेंबर मस्ट बी रजिस्टर्ड विद एक्सचेंज। ट्रेडिंग मेंबर के जितने भी यूजर हैं वो एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए और सबके पास एक यूनिक यूजर आईडी होनी चाहिए। ठीक है। बट अगर मैं आपको बताऊं तो इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहले मैं ही हैरान हो गई थी। मुझको ऐसा लगा, क्योंकि मैंने यूजर नहीं पढ़ा था, तो मुझे ऐसा लगा कि इस क्वेश्चन का आंसर सेबी एंड कोड भी हो सकता है। बट जब मैंने बुक खोलकर देखी है और मैंने देखा कि एक फिलअप वाले में से पूछा गया है जहां पे आपको यूजर आईडी जो लॉगिंग ऑन वाला जो पॉइंट है उसमें आप देखना, वहां पर आपको जो यूजर आईडी वाला पार्ट है उसमें आपको दिखेगा कि जो लास्ट वाला जो एक लाइन है, एक पूरा एक सेंटेंस है, वहां पर ये एक वहां से एक आपको फिलअप बना के दिया गया है। और इसको देख के तो मैं ही हैरान रह गई थी। तो मुझे लगता है आप भी थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो एंड सेबी और कोड इसका आंसर लगा सकते हो। बस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी,
नॉट ऑप्शन ए, ठीक है, क्योंकि मैं हैरान हो गई थी और कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए आपको बता रही हूँ बार बार कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है सी, कि ट्रेडिंग मेंबर के जितने भी यूजर हैं वो सारे एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए और सबके पास अपनी एक यूजर आईडी होनी चाहिए, ठीक है, तो ध्यान रखना कि गलती ना हो। क्वेश्चन नंबर 62, व्हेन अ यूजर लॉग्स इन फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैज टू एंटर द डिफॉल्ट पासवर्ड एज प्रोवाइडेड बाय द एक्सचेंज। एक यूजर जब सबसे पहली बार सिस्टम में लॉग इन करता है तो उसको एक डिफॉल्ट पासवर्ड डालना होता है। वो क्या होता है? वो पासवर्ड होता है नीट CM, NEAT, नीट एंड CM, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग एंड कैपिटल मार्केट, ठीक है, तो आप इसको याद रखना। अब मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बता दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा तो आप उसको टिक कर दोगे, नहीं, फुल फॉर्म इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर यही है, नीट CM, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, नेम द पीरियड आफ्टर मार्केट क्लोज ड्यूरिंग विच द यूजर्स हैव इंक्वायरी एक्सेस ओनली। अभी जो हमने इंक्वायरी एक्सेस वाला सर्कल वाला जो क्वेश्चन किया है, अगर आपको वो आता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी कनेक्टेड ही दे दी हैं क्वेश्चन पेपर में। ऐसा नहीं है कि बहुत अलग दिया, और बहुत कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकीनेस होनी चाहिए ताकि बच्चा ढंग से पढ़े या ना टाइम पास करे बुक को देख के, है ना। तो इंक्वायरी, ऐसा मार्केट क्लोज के बाद ऐसा कौन सा पीरियड होता है जहां पर यूजर सिर्फ इंक्वायरी एक्सेस होते हैं उसके पास? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सर्कल, सर्वेलेंस एंड कंट्रोल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि कह रहे हैं मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस इज कॉल्ड। स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर को क्या कहा जाता है? स्टॉक ब्रोकर, इन्वेस्टर, इशूअर या फिर नन ऑफ दीज? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्टॉक ब्रोकर। मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कौन होता है? स्टॉक ब्रोकर ही मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज होता है।